नमस्कार दोस्तों, दृष्टि हेतु सृष्टि कार्यक्रम में मैं डॉक्टर एस वर्मा, सीनियर आई सर्जन कैटरेक्ट एवं रिफ्रैक्टिव सर्जरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक आंखों की एक बहुत ही कॉमन समस्या जिसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं या आई फ्लू कहते हैं या रेड आई कहते हैं या पिंक आई कहते हैं, ये इसके डिफरेंट नाम हैं। जनरली रेड आई या पिंक आई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी में आंखों का कलर हमें थोड़ा सा पिंकिश या रेडिश दिखाई देता है। जो मोस्ट कॉमन जो टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस है, जनरली 3 तरह के कंजंक्टिवाइटिस होते हैं: वायरल कंजंक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस एवं एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। आई फ्लू जिसे कहा जाता है वो एक वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, एडिनो वायरस से होता है। जनरली आई फ्लू एक बहुत ही कंटेजियस बीमारी है, ये वायरस के द्वारा होता है और ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है लोगों की आंखों में। जनरली ये एयरबॉर्न नहीं होता है। इसके बारे में काफ़ी मिथ्स है कि किसी को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो उसकी आंखों की तरफ देखने से हमें कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली ये हमारे हाथों से ही, ये एक फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन है। जब भी अगर हमारी आंखों में ये वायरस आया है या किसी भी पेशेंट की आंखों में ये वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर उस आँख को हमने हाथों से टच किया है और उन हाथों को कहीं पे भी हमने टच किया है तो जहाँ जहाँ हम टच करते हैं वहाँ पे ये वायरस फैल जाता है। और अगर कोई भी मरीज़ के द्वारा ये किसी दूसरे स्वस्थ मरीज़ ने उस जगह को टच किया है और उस टच करने के बाद वापस से अपनी आँखों में टच किया है तो ये हमारी आँखों में भी फैल जाता है। जनरली यही इसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र होता है। ये एयरबॉर्न नहीं है, देखने से नहीं होगा। तो आई फ्लू के जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं, आँखों का लाल होना, आँखों में चकाचौंध होना, आँखों में पानी आना, आँखों में जलन होना, आँखों में खराश होना, आँखों में चकाचौंध लगना, फोटोफोबिया होना, ये जनरली इसके अर्ली सिम्टम्स है जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस में देखे जाते हैं। हाँ, अगर हमें आँखों में काफ़ी डिस्चार्ज आ रहा है, हमारी पलकों में सूजन आ गई है, तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया के द्वारा हो चुका है, जिसे बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। थर्ड प्रकार जो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है, उसमें आँखों में लालपन और खराश होती है, कम पानी आता है। ये सभी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण हैं। जनरली अगर हमें आँखों में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। हमें आँखों को टच नहीं करना है। जो भी उसमें से पानी आ रहा है या हमें इचीनेस फील हो रहा है तो हम कोई प्लेन लुब्रिकेशन ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाता है। तीसरा, हमें जब भी पानी आ रहा है तो हमें बार बार ठंडे पानी से आंख धोने की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई टिश्यू पेपर या आजकल आई वाइप्स आते हैं, जनरली उसका साफ़ करने का भी एक तरीका है कि जब भी हमें कुछ आँखों की सफाई करना है तो हम एक टिश्यू पेपर या एक आई वाइप्स लेके हमारी एक आँख को क्लीन करेंगे और उस टिश्यू पेपर को फेंक देंगे। दूसरी आँख के लिए दूसरा टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे, उसको क्लीन करके हम उस टिश्यू पेपर को भी डिस्कार्ड कर देंगे। जनरली कुछ पेशेंट्स एक ही रुमाल या एक ही कपड़े को बार बार यूज़ करते हैं, इससे इन्फेक्शन स्प्रेड होने की और बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। जनरली वायरल फ्लू एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। अगर उससे हम गंदे पानी, अगर हमें जो पानी आजकल यूज़ में आता है, अगर हम टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हमारी बढ़ जाती है। तो हमें ठंडे पानी से आँख को वॉश नहीं करना है। जनरली हम ड्रॉप्स, कुछ हमें डॉक्टर्स पे से ओवर द काउंटर मेडिकल शॉप पर जाके हमें ड्रॉप्स नहीं लेना है। काफ़ी ओवर द काउंटर जो मेडिसिन्स अवेलेबल होती है, जनरली उनमें एंटीबायोटिक्स के साथ में स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन के कॉम्बिनेशंस ही अवेलेबल होते हैं। डेक्सामेथासोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है जो कि हमारे इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। तो हमें ओवर द काउंटर कभी भी मेडिकेशंस नहीं लेना है, एक प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लेना है। कुछ मेडिकेशंस मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, बट वो भी हमें डॉक्टर्स की सलाह से ही लेना है। एक, हमें प्लेन एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के काफ़ी कंपनीज़ में आई ड्रॉप्स आते हैं। विगामॉक्स एक बहुत ही पोटेंट आई ड्रॉप है, वो हम डॉक्टर्स की सलाह के द्वारा हम लिया जा सकता है। कुछ लुब्रिकेशन ड्रॉप्स जैसे रिफ्रेश टीयर या किसी भी कंपनी में आते हैं जो लुब्रिकेट करते हैं हमारी आँख को, हमारे सिम्टम्स को कम करते हैं। तीसरे, कुछ वेजोकंस्ट्रिक्टर्स ड्रॉप्स आते हैं, फिनाइलेफ्रिन ड्रॉप्स आते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारा आँखों की लालिमा कम हो जाती है। कुछ जगहों पर माइल्ड स्टेरॉइड, जनरली लोटेप्रेड एलएस लोअर स्ट्रेंथ ड्रॉप 1 से 2 बार डालने की आवश्यकता रहती है, तो वो हम यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते। हम हमारे डॉक्टर से परामर्श करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय जैसे कि आँख पे ठंडे पानी की पट्टी रखना या आइस से हमें फोमेंटेशन करना, इससे हमारे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो हमारी आँख लाल है उसमें वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट की वजह से वो लालिमा कम होती है और हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, ये हम कर सकते हैं। कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं कि सर ये तो वायरस के द्वारा हो रहा है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है। जनरली जब भी हमें वायरल इन्फेक्शन होता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो सभी डॉक्टर्स प्रिकॉशंस के तौर पर
एंटीबायोटिक ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक सीवियर बीमारी है जिसके अंदर हमारे आँखों का विज़न कम हो सकता है। कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाता है तो हमारे कुछ कॉर्नियल अल्सर बनने की संभावनाएं रहती है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एक बीमारी है, जो गंभीर बीमारी है, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल ना हो तो उसके प्रिकॉशंस के लिए कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स की ज़रूरत आवश्यकता रहती है। कुछ मरीज कहते हैं कि एंटीवायरल ऑइंटमेंट, एंटीवायरल मेडिकेशंस भी मार्केट में अवेलेबल है। जनरली ये जो अवेलेबल एंटीवायरल ट्रीटमेंट है वो एक स्पेसिफिक वायरस, हर्पीज़ वायरस के लिए अवेलेबल है। एडिनो वायरस के लिए आज तक कोई एंटीवायरल एडिनो वायरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायरस है, उसके अगेंस्ट कोई भी अभी एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसीलिए हमें उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ये सेल्फ लिमिटिंग है, हमारा शरीर खुद उस वायरस को कुछ समय में शरीर में से निकाल देता है। जनरली ये बहुत इन्फेक्शियस होने की वजह से हमें हमारा आइसोलेशन, इसमें 3-4 बातों का हमें खास ध्यान, जैसे हमने कोविड के समय में हमारा ध्यान रखा था कि अगर ये इन्फेक्शन कोविड हमारे द्वारा किसी और को ना फैले तो आइसोलेशन किया गया था, तो हमें सेल्फ आइसोलेशन करने की ज़रूरत है। अगर हम दफ्तर जाते हैं तो हमें 3 से 4 दिन का अवकाश लेने की आवश्यकता है। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो हमें उनका 5 से 7 दिन अवकाश लेने की ज़रूरत होती है। बच्चे अपना सेल्फ केयर नहीं कर सकते, बच्चे अपने हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जनरली वो बार बार आंखों को हाथ लगाते हैं, ईची फील करते हैं और वही हाथ पूरे स्कूल में या कहीं पे भी वो दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। जैसा कि दिल्ली के आउटब्रेक में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिस तरह से दिल्ली में आउटब्रेक हुआ था, यही वह कारण है जिनकी वजह से ये फैलता है। तो हमें इसके चेन ट्रांसमिशन के चेन को रोकने की आवश्यकता है। तो सेल्फ आइसोलेशन, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के बाद उसका प्रॉपर मेडिकेशन और कुछ प्रिकॉशंस, जैसे कि हमें बार बार, जैसा मैंने कहा, टिश्यू पेपर का यूज़ करना है, रुमाल यूज़ नहीं करना है। हमारा कोई भी हमारा जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, हमारा मेकअप का सामान है, हमारा मोबाइल है, वो हमें बार बार किसी से नहीं लेना है और उसे हमें टोटली आइसोलेट ही रखना है। इन सब प्रिकॉशंस का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये चेन ब्रेक होती है। 5 से 7 दिन में सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। हमें किसी भी, अगर इस तरह के कुछ भी हमें सिम्टम्स है तो किसी डॉक्टर से हमें सलाह लेकर प्रॉपर हमारे इलाज की आवश्यकता है। तो अंत में, संक्षिप्त में, इस बीमारी से बचाव के लिए सेल्फ आइसोलेशन, हमें हमारा आइसोलेशन करना है। मेडिकेशंस, प्रॉपर डॉक्टर्स की सलाह लेकर हमें हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। हैंड हाइजीन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसा बताया है कि यह हाथों के द्वारा ही हमारी आंखों में इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। तो हमें बार बार रूटीनली हैंड वॉश और हैंड स्टरलाइजेशन की आवश्यकता है। जहाँ भी हम अगर जिस भी एरिया में अगर हमने काफ़ी टच किया उस सरफेस को, तो उसको भी स्टरलाइज करके क्लीन करने की आवश्यकता बार बार रहती है। कुछ डार्क शेड्स अगर हम लगा लें तो हमें उसकी वजह से फोटोफोबिया भी नहीं होगा और हमारा हाथ भी आंखों में नहीं लगेगा और हम इस बीमारी के स्प्रेड को बचा पाएंगे। अगर हमारे परिवार में किसी को ये बीमारी हुई है तो आइसोलेशन के अलावा बाकी लोगों को भी 0 पावर के कुछ ग्लासेस लगा लेंगे तो ज़्यादा प्रोटेक्शन रहेगा, ताकि इस चेन को हम रोक सकें। एक ही फैमिली में एक ही ड्रॉप को सभी को यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। जनरली इस बीमारी में अगर हमारे एक आंख में भी ये बीमारी हुई है तो हमें उसके ड्रॉप्स उसी आंख में यूज़ करना है, दूसरी आंख में यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ वो दूसरी आंख में भी स्प्रेड हो सकता है। और दोनों आंखों में अगर हो गया तो ही हम ड्रॉप्स को यूज़ करें, दोनों आंखों के लिए। और सेम मरीज का ड्रॉप कभी भी परिवार में, फैमिली में सेम मेंबर्स कभी भी यूज़ ना करें, सभी अपना सेपरेट आइसोलेटेड ड्रॉप्स का प्रयोग करें। तो दोस्तों, यह सभी एक साधारण जानकारी है जो हमें इस फ्लू की महामारी या फ्लू को फैलाने या बढ़ाने से रोक सकती है और हमारी आंखों का हम ध्यान रख सकते हैं। तो इस मानसून सीजन अपनी आंखों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। दृष्टि है तो सृष्टि कार्यक्रम के माध्यम से हम आंखों की इन्हीं जनरल अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहते हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों की दृष्टि सेफ रहे, आंखों की कोई परेशानी ना हो। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर से आपसे नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। स्वस्थ रहे, अपनी आंखों का ध्यान रखें।